students, welcome to my channel Science Tutorials. If you belong to ICSE, CBSE और State Board, you may refer to my channel Science Tutorials. So मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को भी लाइक करें, प्रीवियस वीडियोस को भी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन पर प्रेस करें एंड मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर करें. सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के फर्स्ट टॉपिक का, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए का कन्वर्जन आरएनए में. डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होता है तब वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए स्पेसिफिकली एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में जब डीएनए कन्वर्ट होता है तब वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. एंड जब एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन बनता है, तो उसको कहलाते हैं ट्रांसलेशन. ठीक, ट्रांसलेशन जो होता है यहाँ पे आरएनए का प्रोटीन में, तो प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया. प्रोटीन के सिंथेसिस को ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. ठीक, तो अब जो डीएनए और आरएनए में, डीएनए जो आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, उसके लिए जो डीएनए होता है उसका केवल एक स्ट्रैंड ही आरएनए में कन्वर्ट होता है. इसका भी एक रीजन है, जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड होता है ना इस तरह से, तो इसका केवल एक स्ट्रैंड, या तो ये एक स्ट्रैंड ही हमेशा आरएनए में कन्वर्ट होएगा, दूसरा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखो इसका एक क्वेश्चन होता है. क्या क्वेश्चन होता है? व्हाई बोथ. क्वेश्चन क्या होता है? व्हाई बोथ दीज स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. तो इसके दो रीजंस होते हैं. पहला रीजन क्या होता है कि जैसे देखो दो स्ट्रैंड्स हैं, अगर दोनों ही आरएनए में कन्वर्ट होंगे, दोनों ही ट्रांसक्राइब होंगे, तो क्या होगा? एक ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये आरएनए में कन्वर्ट हुआ, फिर वो इन रिटर्न प्रोटीन में कन्वर्ट होगा. तो इससे बनेंगे क्या? दो आरएनए स्ट्रैंड और दो डीएनए स्ट्रैंड. यानी कि ये इस तरह से है, तो इसका ये दो डीएनए स्ट्रैंड मान लेते हैं हम लोग, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो अगर ये डीएनए स्ट्रैंड आरएनए के लिए इसने कोड किया, ठीक, और इस डीएनए स्ट्रैंड ने भी एक आरएनए के लिए कोड किया, तो टोटल 4 स्ट्रैंड्स हो गए हमारे. टोटल 4 स्ट्रैंड्स हो गए. ठीक, अब जो 4 स्ट्रैंड्स हो गए, अब वो फिर इन रिटर्न प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन हो जाएंगे. यानी कि एक ये स्ट्रैंड प्रोटीन के लिए कोड करेगा एंड एक ये स्ट्रैंड प्रोटीन के लिए कोड करेगा. तो फिर इससे होगा क्या? जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से म्यूटेशन के चांसेस होंगे. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, जो मैंने अभी जितना बोला वो पूरा पहले पॉइंट में ही था, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा एंड म्यूटेशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट. अब दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर ये डीएनए जो है, थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर रही हूँ. अब दूसरे पॉइंट के लिए क्या है? ये डीएनए स्ट्रैंड है. ठीक, अब ये जो है ये फिर कोड कर लेगा, इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ये कोड कर लेगा. तो डीएनए जो है, आरएनए को हम लोग को ये पता है कि जो आरएनए होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड. आरएनए कभी डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता. तो यहाँ पे जब कोड हो जाएगा तो वो हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. तो वही चीज़ है यहाँ पे, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म होएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो फॉर्म होएगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट डजंट एग्जिस्ट. अब वो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा
तो वो क्या रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, वो क्या फिर जो प्रोसेस होता है हमारा डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है, तो आरएनए जो होता है वो कैटेलाइज करता है रिएक्शन को, हमें अच्छे से पता है। तो जब ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा तो वो क्या ही कैटेलाइज करेगा, वो तो खुद ही अनएग्जिस्ट हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं। आई होप अभी तक के लेक्चर्स में, क्लासेस, वीडियोस में आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। अब हम इस वीडियो में कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड, जितना मैंने अभी तक करा दिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ थोड़े से, ठीक। तो अगर इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपको किसी चीज में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस ही क्यों चूज करा अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई फ्रेडरिक ग्रिफिथ लिख देती हूँ मैं केवल, ग्रिफिथ हैड चोजन स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस। तो क्यों चूज किया? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया था, ये जो स्ट्रेन्स, 2 स्ट्रेन्स में एग्जिस्ट करता था, ठीक। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये इसलिए चूज किया क्योंकि इट कैन एग्जिस्ट, दीज बैक्टीरियाज कैन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स, यानी कि रफ एंड स्मूथ। ये जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ मैंने थोड़े कुछ एग्जाम्पलर से देखे, कुछ ओसवाल वगैरह से भी देखे एंड एनसीईआरटी नूतन से भी देखे, उन सबको थोड़ा सा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे अभी तक में वो मैं बता रही हूँ केवल, ठीक है। तो जो स्ट्रेन्स थे, यानी कि जो कॉलोनीज भी कह सकते हैं, स्ट्रेन्स भी कह सकते हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स में थी, 2 डिफरेंट टाइप का कल्चर मीडिया हमें ऑब्टेन हो रहा था। एक्सपेरिमेंट में इसका पीछे बता चुकी हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करती दोबारा इस बार। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं हम लोग। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स? ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, मैं बस ऐसे ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स? देखो मैंने कल बताया था मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसमें आपकी बुक में अच्छे से बहुत अच्छा सा डायग्राम गिवन है, बहुत इजी सा डायग्राम गिवन है रेप्लिकेशन फॉर्क का। तो वो मैंने ड्रॉ नहीं किया था वीडियो में अपनी, यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया था बिकॉज मुझे टाइम वेस्ट लग रहा था वो, क्योंकि आपकी बुक में गिवन है तो आपको अवेलेबल ही है वो डायग्राम्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैं यहाँ पे हल्का सा बना के बताती हूँ। जो इस तरह से रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स और तो कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे पॉलीमरेज लगता है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो कि चेन को एक्सटेंड करते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस होती है पूरी स्ट्रैंड, लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड ही कहलाती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो हम लोग कह सकते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होता है। और ये लीडिंग स्ट्रैंड होती है, यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग या लैगिंग। और ये कोडिंग स्ट्रैंड होती है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होती है। हम लोग डिस्को लीडिंग की जगह डिसकॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। और ये कोडिंग या कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखें? आंसर में तो रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बनाएंगे ना, लेकिन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं और लाई करते हैं हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड में। तो यही चीज हम लोग बस पॉइंट में आंसर में लिखेंगे। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमारे फिलअप्स वगैरह में, छोटे शॉर्ट फॉर्म में आंसर्स पूछे जा सकते हैं। तो क्या पॉइंट हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस सेगमेंट्स होते हैं एंड सेकेंड आंसर हो गया कि वो हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड में ही होते हैं, हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड में होते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है? रेप्लिकेशन फॉर्क, व्हाट इज रेप्लिकेशन फॉर्क? हमें पता है बहुत ही इजी होता है। रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम गिवन है, डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे, ट्रस्ट में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। वही जो डायग्राम इस तरह से गिवन है ना आपकी बुक में, इस तरह से वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम, वो सब वो डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है दैट कॉजेज डिसीज इन बैक्टीरिया।
ठीक, तो इसका वन वर्ड आंसर हो गया कॉजेज डिसीज इन बैक्टीरिया। ठीक, ये क्वेश्चंस हो गए। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ, दो, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं अब रेस कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5th, आरएनए, व्हाट इज आरएनए प्राइमर। इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम लोग डेफिनेशन जो लिखनी होती है, जो 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, वो बहुत हमेशा गलत ही लिखते हैं, तो वो मैं डेफिनेशन बता देती हूँ क्या होती है। स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट, आंसर में होगा स्मॉल ओलिगोटाइड फ्रेगमेंट एक मिनट, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट जो कि फ्री एंड्स प्रोवाइड करता है OH ग्रुप को आके अटैच होने के लिए, डैट प्रोवाइड्स फ्रेगमेंट्स ऑफ RNA, oligonucleotide fragment of RNA that provide free OH यानी कि हाइड्रोक्सिल एंड फॉर अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट दैट प्रोवाइड्स फ्रेगमेंट ऑफ RNA दैट प्रोवाइड्स फ्री OH एंड फॉर अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स। ये होगा इसकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 मैं बताती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, इन डीएनए। अब मैं इसी के क्वेश्चंस के ही यहाँ पे अब इसके बाद से प्रैक्टिस कराऊंगी। डीएनए में साइटोसिन का जो परसेंट है, कितने परसेंट है, 20% है। साइटोसिन है 20%, तो एडेनिन कितना परसेंट होगा। ठीक, एडेनिन कितना परसेंट होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज इतना, एडेनिन का कितना परसेंट है। तो इसके लिए करेंगे क्या, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जितना साइटोसिन होगा उतना ही हमेशा थाइमीन होगा। साइटोसिन का परसेंट और थाइमीन का परसेंट हमेशा सेम होगा। एडेनिन का परसेंट एंड ग्वानिन का परसेंट हमेशा सेम होगा। यानी कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, एडेनिन का निकालना है। एडेनिन का देखो, साइटोसिन 20 है, थाइमीन भी 20 है, तो साइटोसिन प्लस थाइमीन निकाल लेंगे हम लोग, 40 आएगा। इजीली समझना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, इजी है बहुत। ठीक है, साइटोसिन भी 20 है, थाइमीन भी 20 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 40। ठीक, अब ये तो पायरिमिडीन था, पायरिमिडीन मैंने बताया था ना, पायरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल होते हैं एंड प्यूरिन में हमेशा एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं। ठीक, अब ये 40 मिल गया हमें। अब 100 में से हम लोग 40 माइनस कर दें, यानी ये परसेंटेज में हमेशा 100 में से देखते हैं, तो उसमें से 40 माइनस कर दें तो आएगा 60। ठीक, अब 60 आएगा। हमें ये पता है कि एडेनिन और ग्वानिन हमेशा एक इक्वल होते, तो 60 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 30 आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये 30 एडेनिन है और 30 ग्वानिन है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एडेनिन का है परसेंटेज वो 30% है। ठीक, अब इसी के ही हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यानी कि अब क्वेश्चन 7th देखते हैं। क्वेश्चन 7th, अब एडेनिन गिवन है हमें, जैसे 30% गिवन है, नहीं अभी 30 आया है ना, 30 तो वो आप लोग मैच कर लेंगे। एडेनिन 40% गिवन है। ठीक, अब हमें निकालना है थाइमीन। एडेनिन और थाइमीन हमेशा इक्वल होते हैं, 40।
ठीक, एडेनिन और थाइमिन हमेशा इक्वल होते हैं, हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एडेनिन 40, थाइमिन भी 40 हो जाएगा। हमें निकालना है साइटोसिन। एडेनिन प्लस थाइमिन 40 प्लस 40 होता है 80। अब 80 में जो है ये पायरिमिडीन यानी कि साइटोसिन की बात करते हैं, जब हमें साइटोसिन निकालना है, साइटोसिन के लिए हम लोग फिर यही करेंगे, 100 में से 80 माइनस कर देंगे, 20 आएगा। तो 20 का 10 जो होगा वो साइटोसिन हो जाएगा, 10 जो होगा वो थाइमिन हो जाएगा। सिंपल, हमें यहाँ से साइटोसिन का भी पता चल गया। ऐसे अगर क्वेश्चन गिवन है, जो प्यूरिन है, प्यूरिन जो है वो है हमारा 60% है प्यूरिन। पायरिमिडीन निकालना है, सिंपल 100 माइनस 60, 100 माइनस 60, 40% आ गया पायरिमिडीन। अब पायरिमिडीन में अगर हमें दिया होता कि क्या निकाले, साइटोसिन निकाले कि थाइमिन, ठीक, साइटोसिन जैसे निकालना है, इसको 2 में डिवाइड करो, 20 आ गया, 20 हो गया साइटोसिन का, 20 हो गया थाइमिन का। सिंपल। तो बस इतनी सी ही बात थी इस क्वेश्चन में। जो नहीं समझ पाते, इन 3 के अलावा और क्या ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 3 मैंने बता दिए, सारे क्वेश्चन इन्हीं से ही रिलेटेड बनेंगे। अब कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है इन टाइप के, स्पेसिफिकली इन टाइप के क्वेश्चन की बात करी जाए तो इससे ज़्यादा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं हो सकते इससे रिलेटेड, प्यूरिन पायरिमिडीन से रिलेटेड, परसेंटेज निकालने से रिलेटेड। ठीक, तो अब यहाँ तक हम लोग का काफ़ी पार्ट कवर हो गया है, क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। जितने क्वेश्चंस यहाँ तक आ रहे थे मैंने थोड़े बहुत करा दिए हैं। जो ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में पूछिए ज़रूर। तो अब मैं वीडियो पॉज करती हूँ, यानी कि अब मैं नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करूँगी। यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डाउट्स पूछिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स और डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।